तो आज हम एनसीईआरटी के चैप्टर 11 यानी ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस को समझेंगे। शुरू करने से पहले मुझे डार्विन की एक बहुत ही हैरान करने वाली बात याद आ रही है। हाँ, वो हाथियों वाला थॉट एक्सपेरिमेंट, राइट? एग्जैक्टली। उन्होंने कहा था कि अगर हम हाथियों के सिर्फ एक जोड़े को बिना किसी रोक टोक के आगे बढ़ने दें तो कुछ ही सदियों में धरती पर करोड़ों हाथी होंगे, जो कि मतलब बहुत स्लो ब्रीड करते हैं। हाँ, लेकिन ऐसा असल में होता नहीं है, है ना? हमारी धरती हाथियों या चूहों से नहीं भरी है। नहीं। तो आज हम इसी रहस्य को समझेंगे। बिल्कुल। और इसी रहस्य को समझते हुए हम आज इस डीप डाइव में एनसीईआरटी के पॉइंट्स को डीकोड करेंगे। मिशन बहुत क्लियर है। नीट एग्जाम के लिए इस चैप्टर के सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, उनकी डेफिनेशंस और प्रोसेसेस को समझना। सही कहा, क्योंकि बायोलॉजी को हम अलग अलग हिस्सों में पढ़ते हैं, जैसे बॉटनी या ज़ूलॉजी, लेकिन इकोलॉजी एक ऐसा धागा है जो इन सबको जोड़ता है। हाँ, और ये सिखाता है कि कोई भी जीव नेचर में अकेला नहीं है, एक बैलेंस है। और इस बैलेंस को समझने के लिए हमें सबसे पहले इंडिया में इकोलॉजी के फादर के बारे में बात करनी चाहिए, रामदेव मिश्रा। ओ बिल्कुल, डॉक्टर रामदेव मिश्रा का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है। उन्होंने 1937 में यूके से अपनी पीएचडी की और फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी बीएचयू में इकोलॉजी की फाउंडेशन रखी। राइट। उनका काम ट्रॉपिकल कम्युनिटीज और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग पर बहुत फोकस करता था। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखो कि उन्हीं के एफर्ट्स की वजह से 1972 में नेशनल कमिटी फॉर एनवायरमेंटल प्लानिंग बनी थी, जो बाद में एनवायरमेंट मिनिस्ट्री बनी। तो मतलब ये सिर्फ थियोरी नहीं है, बहुत प्रैक्टिकल चीज है। एग्जैक्टली। तो चलिए सीधे बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स पर आते हैं। एज एनसीईआरटी स्टेट्स, मैक्रोमोलिक्यूल से लेकर सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स, इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स, पॉपुलेशंस, कम्युनिटीज, इकोसिस्टम्स और आखिर में बायोम्स तक एक चेन है, एक पूरी हायरार्की है। लेकिन आज हमारा फोकस प्राइमरीली पॉपुलेशन पर रहेगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इकोलॉजी में एक पॉपुलेशन एग्जैक्टली क्या होती है? बेसिकली एक पॉपुलेशन उन जीवों का ग्रुप है जो एक ही ज्योग्राफिकल एरिया में रहते हैं, सेम रिसोर्सेज को शेयर या compete करते हैं और जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं। इंटरब्रीड मतलब आपस में प्रजनन करना। लेकिन क्या इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले जीव भी आते हैं? हाँ, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। यहाँ स्टूडेंट्स यूजुअली कंफ्यूज हो जाते हैं। वैसे तो इंटरब्रीडिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए यूज होता है, लेकिन इकोलॉजिकल स्टडीज के लिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनने वाले ग्रुप को भी पॉपुलेशन ही मानते हैं। अच्छा, तो मतलब किसी वेटलैंड में सारे कॉर्मोरेंट्स या किसी अबैंडन्ड घर में सारे चूहे, ये सब एक पॉपुलेशन है? बिल्कुल सही। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, इंडिविजुअल और पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स में डिफरेंस। मतलब सिंपल टर्म्स में एक इंडिविजुअल का जन्म होता है या डेथ होती है। राइट। मैं पैदा हुआ हूं या मैं मरूंगा। हाँ, लेकिन एक पॉपुलेशन में बर्थ रेट और डेथ रेट होती है। इसे पर कैपिटा के हिसाब से मेजर करते हैं। पर कैपिटा, इसे थोड़ा और सिंपल टर्म्स में समझाइए ना। देखिए, एज एनसीईआरटी स्टेट्स, अगर एक तालाब में पिछले साल कमल के 20 पौधे थे और इस साल 8 नए पौधे जुड़ गए, तो टोटल 28 हो गए। हाँ, 28 हो गए। तो बर्थ रेट हो गई 8 डिवाइडेड बाय 20, यानी 0.4 ऑफस्प्रिंग पर लोटस पर ईयर। ओह, मतलब हर 10 पौधों पर 4 नए पौधे आए। ये तो काफी सिंपल कैलकुलेशन है। एग्जैक्टली। एक और डिफरेंस सेक्स का है। इंडिविजुअल या तो मेल होगा या फीमेल, लेकिन पॉपुलेशन का एक सेक्स रेशियो होता है, जैसे 7% फीमेल्स और 40% मेल्स। सही है। और एज पिरामिड्स क्या होते हैं? जब हम अलग अलग एज ग्रुप्स को ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, हाँ, वही। इसमें 3 मेन ग्रुप्स होते हैं, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव। अगर पिरामिड का बेस ब्रॉड है तो मतलब पॉपुलेशन ग्रोइंग है, क्योंकि बच्चे ज्यादा हैं, राइट? राइट। अगर बेस और मिडल ऑलमोस्ट सेम है तो स्टेबल है, और अगर बेस नैरो है तो डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं नीट में। इसके बाद एक टर्म आता है पॉपुलेशन डेंसिटी, जिसे कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। पर मेरी एक कंफ्यूजन है, क्या डेंसिटी का मतलब हमेशा सिर्फ टोटल नंबर काउंट करना ही होता है? नहीं, ये हमेशा सही नहीं होता। टोटल नंबर से कई बार गलत पिक्चर मिल सकती है।
एनसीईआरटीज का एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल देता है। कौन सा वाला? सोचो एक एरिया में गाजर घास यानी पार्थिनियम के 200 छोटे पौधे हैं और वहीं पर एक बहुत पुराना विशाल बेनियन ट्री यानी बरगद का पेड़ है। हाँ, जिसकी कैनोपी ने बहुत बड़ा एरिया कवर किया हुआ है। एग्जैक्टली। अब अगर हम सिर्फ गिनती करें तो 200 गाजर घास के आगे एक बरगद का पेड़ तो इनसिग्निफिकेंट लगेगा। लेकिन इकोसिस्टम में तो उस बरगद के पेड़ का रोल बहुत बड़ा है ना? सही कहा। इसीलिए ऐसे केसेस में सिर्फ गिनती करने की बजाय परसेंट कवर या बायोमास को मेजर करना ज्यादा मीनिंगफुल होता है। अच्छा, परसेंट कवर। और एक और मेरा सवाल है, अगर मेरे पास लैब में बैक्टीरिया की एक पेट्री डिश है, तो क्या उन्हें एक-एक करके गिनना प्रैक्टिकली पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। लाखों बैक्टीरिया को कौन गिनेगा? यहाँ हम रिलेटिव डेंसिटी का यूज करते हैं। कई बार हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं चाहिए होता है। जैसे अगर हमें एक झील में मछलियों की डेंसिटी निकालनी है तो हम देखते हैं कि नंबर ऑफ फिश कॉट पर ट्रैप कितनी है। ओह वाह, मतलब एक जाल में कितनी मछलियां आई उससे पूरी झील का अंदाजा लग जाता है। हाँ, और हमारे इंडिया में टाइगर सेंसस का एग्जाम्पल भी है। एज एनसीईआरटी स्टेट्स, नेशनल पार्क्स में बाघों की गिनती पग मार्क्स यानी पंजों के निशान और फीकल पैलेट्स यानी उनके मल पर बेस्ड होती है। ये डायरेक्टली एग्जाम में आ सकता है, टाइगर्स को पर्सनली देखने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। अब हमने पॉपुलेशन को समझ लिया है तो अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है कि पॉपुलेशन का साइज टाइम के साथ चेंज कैसे होता है। क्योंकि नेचर में फूड, मौसम, प्रेडेटर्स ये सब बदलते रहते हैं। सही। तो ग्रोथ के 4 पिलर्स हैं। पहला है नेटैलिटी यानी बर्थ रेट, जिसे कैपिटल बी कहते हैं। दूसरा है मोर्टैलिटी यानी डेथ रेट, कैपिटल डी। और बाहर से आने वाले और जाने वाले भी तो होंगे ना? हाँ, वही। तीसरा और चौथा पिलर है इमिग्रेशन यानी कैपिटल आई और एमिग्रेशन यानी कैपिटल ई। इसका फॉर्मूला मुझे याद है, NT+1 = NT+ ब्रैकेट में B+I - D+E। एग्जैक्टली। इसको स्पेशली याद रखना है। इसे एक बैंक अकाउंट की तरह समझो। हाँ, जैसे B और I मतलब डिपॉजिट, जो पॉपुलेशन बढ़ाते हैं, राइट, और D और E विड्रॉल हैं, जो पॉपुलेशन घटाते हैं। एज एनसीईआरटी स्टेट्स, नॉर्मल कंडीशंस में बर्थ्स और डेथ्स ही मेन फैक्टर्स होते हैं। तो ऐसी कोई सिचुएशन है क्या जहां पर बर्थ से ज्यादा बाहर से आने वाले यानी इमिग्रेशन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? एकदम है। अगर कोई नया हैबिटेट न्यूली कॉलोनाइज हो रहा है, जैसे वोल्केनो के बाद बना नया आइलैंड, तो वहाँ शुरू में पॉपुलेशन ग्रोथ में इमिग्रेशन का सबसे बड़ा रोल होता है। ये एकदम लॉजिकल है। अब इस चैप्टर के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर आते हैं, मैथ वाले हिस्से पर, ग्रोथ मॉडल्स। हाँ, साइंटिस्ट्स ने 2 मेन मॉडल्स बनाए हैं, एक्सपोनेंशियल और लॉजिस्टिक ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वही है ना जिसमें डार्विन के हाथियों का एग्जाम्पल फिट बैठता है? बिल्कुल। ये मॉडल अज्यूम करता है कि रिसोर्सेज यानी फूड और स्पेस अनलिमिटेड है। जब रोक टोक नहीं होती तो हर स्पीशीज अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी से मल्टीप्लाई करती है। और इसका इक्वेशन है dN/dt = Rn। यहाँ ये जो स्मॉल r है, ये क्या होता है? ये R बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज कहते हैं। किसी भी फैक्टर का पॉपुलेशन पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है, उसको मेजर करने के लिए ये की पैरामीटर है। एनसीईआरटी में कुछ वैल्यूज भी दी गई हैं इसकी। नॉर्वे रैट का R वैल्यू है 0.015 और फ्लावर बीटल का है 0.12। सही। इसका मतलब बीटल्स रैट्स के मुकाबले बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करेंगे अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड हों, और इसका ग्राफ हमेशा जे शेप्ड कर्व बनता है। लेकिन देखिए, रियल वर्ल्ड में नेचर ऐसे काम तो नहीं करती। रिसोर्सेज अनलिमिटेड कहाँ होते हैं? वही तो कैच है। इसीलिए दूसरा मॉडल ज्यादा रियलिस्टिक है, लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। नेचर में रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड होते हैं। तो इस लिमिटेड रिसोर्सेज में स्पीशीज compete करती हैं, राइट? और जो फिटेस्ट होगा वही सर्वाइव और रिप्रोड्यूस करेगा। नेचर एक लिमिट सेट कर देती है। इस लिमिट को हम कैरिंग कैपेसिटी या कैपिटल के कहते हैं। मतलब एक एनवायरनमेंट कितने इंडिविजुअल्स को मैक्सिमम सपोर्ट कर सकता है, जैसे एक ग्लास में पानी भरने की लिमिट होती है। एग्जैक्टली। और इस ग्रोथ को वर्होल्स्ट-पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ कहते हैं। शुरू में ग्रोथ स्लो होती है, लैग फेज, फिर एक्सेलरेशन होता है, और फिर जब n कैरिंग कैपेसिटी k के पास पहुंचता है तो ग्रोथ रुकने लगती है। और तब ग्राफ कैसा बनता है? तब सिग्मॉइड कर्व बनता है, यानी एस शेप।
इसका इक्वेशन थोड़ा अलग है। dN/dt इक्वल्स RN मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में K-N डिवाइडेड बाय K। ओ, K-N/K। ये टर्म एसेंशियली एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस को दर्शाता है। जैसे ही पॉपुलेशन लिमिट के पास पहुंचती है, ब्रैकेट की वैल्यू 0 हो जाती है और ग्रोथ रुक जाती है। सही कहा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखो कि लॉजिस्टिक मॉडल ज्यादा रियलिस्टिक है, क्योंकि मोस्टली नेचर में रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। ये तो क्लियर हो गया। अब इसके बाद लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन की बात आती है। जब लिमिट सेट है तो हर ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके से क्यों रिप्रोड्यूस करता है? एवोल्यूशन की वजह से। हर स्पीशीज अपनी डार्विनियन फिटनेस को मैक्सिमाइज करना चाहती है, यानी अपने आर वैल्यू को हाई रखना चाहती है। इसमें तो बहुत वेरिएशन दिखता है नेचर में। जैसे पैसिफिक सैमन फिश या बैम्बू ट्री, ये अपनी पूरी लाइफ में बस एक बार रिप्रोड्यूस करते हैं और फिर मर जाते हैं। हाँ, और दूसरी तरफ बर्ड्स और मैमल्स हैं जो अपनी लाइफ में कई बार रिप्रोड्यूस करते हैं। एज एनसीईआरटी स्टेट्स, कुछ ऑर्गेनिजम्स बहुत सारे छोटे ऑफस्प्रिंग पैदा करते हैं, जैसे ऑयस्टर्स और पेलाजिक फिशेस। क्योंकि उन्हें पता है कि उनके बच्चे प्रेडेटर्स खा जाएंगे, तो वो नंबर्स पर फोकस करते हैं। राइट। और बर्ड्स और मैमल्स कम बच्चे पैदा करते हैं, लेकिन उनका साइज बड़ा होता है और वो उनकी केयर करते हैं। तो ये डिफरेंसेस क्यों आए? ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकती है। इकोलॉजिस्ट मानते हैं कि ये ट्रेट्स हैबिटेट के एबायोटिक और बायोटिक कंस्ट्रेंट्स की वजह से इवॉल्व हुए हैं। जैसा प्रेशर वैसा एडेप्टेशन। मेक सेंस। अब आखिरी हिस्से पर आते हैं, पॉपुलेशन इंटरैक्शंस। एक अकेला ऑर्गेनिज्म तो सर्वाइव नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं। प्लांट्स को भी मिट्टी के माइक्रोब्स और पॉलिनेशन के लिए एनिमल्स चाहिए। तो जब पॉपुलेशंस इंटरैक्ट करती हैं तो 3 रिजल्ट हो सकते हैं, बेनिफिट, हार्म या न्यूट्रल, जिसे प्लस, माइनस और 0 से डिनोट करते हैं। ये एनसीईआरटी का टेबल 11.1 है ना? अगर दोनों को फायदा है तो म्यूचुअलिज्म, प्लस प्लस, दोनों को नुकसान है तो कंपटीशन, माइनस माइनस। हाँ, और अगर एक को फायदा और एक को नुकसान है, प्लस माइनस, तो वो या तो पैरासिटिज्म है या प्रेडेशन। और अगर एक को फायदा और दूसरे को कोई फर्क ना पड़े, प्लस 0, उसे कमेंसलिज्म कहते हैं। और आखिरी है एमेंसलिज्म, माइनस 0, जहां एक को नुकसान है और दूसरा अनअफेक्टेड है। चलिए इनको डिटेल में देखते हैं। प्रेडेशन से शुरू करें। हम अक्सर सोचते हैं कि प्रेडेटर्स बहुत क्रूअल होते हैं, जैसे शेर हिरण को मार रहा है। पर इकोलॉजी में इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। एज एनसीईआरटी स्टेट्स, प्रेडेटर्स सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर नहीं करते, बल्कि प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल में भी रखते हैं। अगर प्रेडेटर्स नहीं होंगे तो हर्बीवोर सारा जंगल खा जाएंगे। एग्जैक्टली। इसका एक फेमस एग्जाम्पल है ऑस्ट्रेलिया में 1920 के दशक में इंट्रोड्यूस की गई प्रिकली पेयर कैक्टस। उसने लाखों हेक्टेयर जमीन तबाह कर दी थी। ओ बाप रे, फिर क्या हुआ? फिर उसे कंट्रोल करने के लिए एक कैक्टस फीडिंग मॉथ, यानी एक प्रेडेटर इंसेक्ट को वहां लाया गया, तब जाके बैलेंस बना। तो प्रेडेटर्स जरूरी हैं। इसके बाद आता है पैरासिटिज्म। इसमें पैरासाइट अपने होस्ट के अंदर या ऊपर रहता है और वहीं से न्यूट्रिशन लेता है। हाँ, और ये रिलेशनशिप इतनी स्पेसिफिक होती है कि कई पैरासाइट्स होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। अगर होस्ट अपने अंदर कोई डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप करता है तो पैरासाइट भी को इवॉल्व करता है उसे ओवरकम करने के लिए। पैरासाइट्स में एडेप्टेशंस भी कमाल की होती हैं। जैसे उन्हें खाना तो ढूंढना नहीं पड़ता, तो सेंस ऑर्गन्स लूज कर देते हैं। सही। उनके पास होस्ट से चिपकने के लिए सक्कर्स आते हैं, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम लगभग खत्म हो जाता है और रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी बहुत हाई होती है। इसके 2 टाइप्स हैं, एक्टोपैरासाइट्स जो बाहर रहते हैं जैसे कुत्तों पर टिक्स या इंसानों में जूं, और पौधों में कस्क्यूटा यानी अमरबेल। हाँ, अमरबेल ने तो अपना क्लोरोफिल और लीव्स भी लूज कर दिया है एवोल्यूशन में। दूसरे होते हैं एंडोपैरासाइट्स जो बॉडी के अंदर रहते हैं। इनका लाइफ साइकिल बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। जैसे ह्यूमन लिवर फ्लूक, जिसे 2 इंटरमीडिएट होस्ट चाहिए होते हैं, एक घोंगा यानी स्नेल और एक फिश। बिल्कुल। और मलेरिया पैरासाइट को वेक्टर चाहिए, मॉस्कीटो। एक सेकेंड, मच्छर की बात आई है तो मेरा एक सवाल है। जब मच्छर मेरा खून चूसता है तो वो पैरासाइट की तरह एक्ट कर रहा है, तो क्या फीमेल मस्कीटो एक पैरासाइट है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है,
लेकिन इसका जवाब है नहीं। फीमेल मस्कीटो पैरासाइट नहीं है। वेट, रियली? क्यों? वो तो मुझे नुकसान पहुंचा रही है मेरा खून पीकर। देखिए, एज एनसीईआरटी स्टेट्स, फीमेल मस्कीटो को हमारा खून न्यूट्रिशन के लिए नहीं चाहिए होता। उसका खाना तो नेक्टर ही है। हो तो फिर खून क्यों पीती है? क्योंकि हमारे ब्लड का प्रोटीन इसके एग्स के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। वो रिप्रोडक्शन के लिए ब्लड लेती है, पेट भरने के लिए नहीं। इसीलिए उसको टेक्निकली पैरासाइट नहीं मानते। ओह वाओ, ये तो एग्जाम में जरूर बच्चों को कंफ्यूज करेगा। अब ब्रूड पैरासिटिज्म की बात करते हैं। कोयल और कौवे वाला एग्जाम्पल। हाँ, एवोल्यूशन का बेस्ट एग्जाम्पल। कोयल अपने अंडे खुद नहीं सेती, वो कौवे के घोंसले में अंडे दे देती है और कौवा बेचारा उन्हें अपना समझकर सेता है। और इसमें कोयल के अंडों ने साइज और कलर में कौवे के अंडों की ऐसी नकल की है कि कौवा पहचान ही नहीं पाता। सही। अब बात करते हैं कमेंसलिज्म की, जिसमें +0 रिलेशन है। जैसे आम के पेड़ पर ऑर्किड का उगना। ऑर्किड को हाइट और धूप मिल जाती है, पर आम के पेड़ को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आखिरी सबसे पॉजिटिव इंटरैक्शन, म्यूचुअलिज्म, यानी दोनों को फायदा, ++। फंगाई मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करके प्लांट को देती है और प्लांट बदले में कार्बोहाइड्रेट्स देता है। एनिमल और प्लांट का रिलेशनशिप भी यही है ना, पॉलिनेशन और सीड डिस्पर्सल के लिए प्लांट्स एनिमल्स को रिवॉर्ड में नेक्टर या पोलन देते हैं। एग्जैक्टली। तो ओवरऑल नीट के लिए ये चैप्टर हमें ये सिखाता है कि कोई ऑर्गेनिज्म आइसोलेटेड नहीं है। हर पॉपुलेशन की ग्रोथ आर और के बीच का एक गेम है और इंटरैक्शंस ही नेचर को एक साथ होल्ड करते हैं। ये चैप्टर सच में नेचर का एक बड़ा हिसाब किताब है। और एक फाइनल थॉट मेरे दिमाग में आ रहा है। आज हमने लॉजिस्टिक ग्रोथ और कैरिंग कैपेसिटी के को समझा। हाँ, कि कोई भी स्पीशीज उस के को क्रॉस नहीं कर सकती, एक लिमिट होती है। लेकिन इंसानों की पॉपुलेशन अभी भी एक्सपोनेंशियल कर्व पर है। तो मेरा सवाल यह है कि जब हम इंसान इस धरती की अल्टीमेट कैरिंग कैपेसिटी से टकराएंगे तो क्या होगा? ये वाकई सोचने वाली बात है। क्या हमारी टेक्नोलॉजी उस के को और पुश कर देगी, या हम भी नेचर के उन्हीं स्ट्रिक्ट रूल्स के सामने घुटने टेक देंगे जो आज हमने पढ़े? क्या हम नेचर से ऊपर हैं? इसी सवाल के साथ हम इस डीप डाइव को यहाँ एंड करते हैं। अगली बार नए चैप्टर के साथ मिलेंगे।